दोस्तों आज की वीडियो मेरे बारे में है और ये एक कहानी है मेरी। एक मैंने वीडियो बनाया था कि 35 इयर्स की एज में कैसे मैं फाइनेंशियल फ्री हो गया। तो कई सारे लोगों ने कहा कि इसको थोड़ा सा डिटेल में बताओ और काफी सरफेस लेवल पे लास्ट वीडियो में आप बताकर निकल गए थे और काफी डिटेल में चीजें कैसे कैसे स्टेप्स लिए थे उन सब चीजों के बारे में नहीं बताया। तो आज वीडियो उन्हीं के बारे में है और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये कहानी सफलता की नहीं है, ये कहानी स्ट्रगल्स की है, ये कहानी परेशान होने की है, ये कहानी ईएमआईज और कर्ज में डूबने की है। बोर कर देने वाली, मतलब नीरसता की हद तक बोर कर देने वाली कहानी है। लेकिन अगर आप ये पूरी स्टोरी सुनते हैं तो आपको कुछ टेकअवेज मिलेंगे, एक रोड मैप मिलेगा कि कैसे एक 12,000 रुपए सैलरी से स्टार्ट करने के बाद करीब 2.5 लाख रुपए हर महीने की सैलरी पहुंचने के बाद बीच में कैसे मतलब लगभग करोड़ के आसपास का कर्जा हो गया, कैसे उससे हटा, कैसे निकला और किस तरीके से चीजों को मैनेज किया। और इसमें कोई बहुत ही जादुई स्टेप्स नहीं है, वही जो आप बार बार सुनते आए हैं, बार बार चीजों को देखते आए हैं, करते आए हैं, अलग अलग लोगों से समझते आए हैं, वही है। लेकिन उसे स्टेप बाय स्टेप समझाने की मैं कोशिश करूंगा और प्रॉब्ली मैं इस बार पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा तो शायद आपको समझ में आए कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, इस मोमेंट में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो बात शुरू होती है 2010 में। तो 2010 में जब मैं कॉलेज से एमबीए करके निकला उसके बाद एक जॉब मेरी लगती है। ये एक शिपिंग कंपनी थी, लॉजिस्टिक्स की शिपिंग कंपनी, और वहाँ पे इंटर्नशिप नहीं, मतलब एज अ फ्रेशर जो फर्स्ट जॉब लगी थी। और क्योंकि बहुत बड़े और अच्छे कॉलेज से भी नहीं पढ़कर निकले थे, एवरेज कॉलेज था, तो हम जॉब लगी करीब 12,000 रुपए हर महीने मिलते थे कट। मुझे वो याद है, सीटीसी और सारी कैलकुलेशन अभी मुझे नहीं याद है, बट 12,000 रुपए, 12,700 रुपए ऐसे कुछ मिलते थे हर महीने। और वो सैलरी क्रेडिट होती थी, एमएनसी थी, बड़ी कंपनी थी, तो हर महीने की 30 तारीख को, मतलब एक दिन पहले ही 31 की रात में, 30 की रात में ही सैलरी आ जाती थी और बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब सैलरी आनी स्टार्ट हुई, क्योंकि उससे पहले तो खर्चे के लिए, पॉकेट खर्च के लिए, हॉस्टल के लिए, स्कूल फीस के लिए, हर चीज के लिए तो पापा पे डिपेंडेंट होते थे। पापा से पैसे मांगते थे हर महीने कि अभी 3,000 रुपए भेज दो, अभी 4,000 रुपए भेज दो, अभी ये कर दो। तो जब पैसे आने शुरू हुए तो दो तीन चीजें उस टाइम पे करी। पहले तो जो मैं ग्रुप में रहता था कई सारे लड़कों के साथ, तो वहां से शिफ्ट किया और अकेले रहना शुरू किया कि अब ठीक है, अब अकेले फ्लैट लेकर रहेंगे। वो स्टार्ट किया पहली चीज। तो उसमें एक्सपेंसेस काफी बढ़ गए, फिर खाना, वो सारी चीजें। और जब अकेले रहने लगे तो हर बार खाना घर पे बनता भी नहीं था, फिर बाहर आउटिंग, ट्रीट्स, पार्टीज, फोन, टच स्क्रीन, और वो मतलब बढ़िया उस समय नए नए पेनिट्रेट मतलब उसके चलते थे, बट वो चाइनीज वगैरह टाइप के वैसे चलते थे, सैमसंग वगैरह ज्यादातर लड़के नहीं लेते थे। तो फिर फोन, और ये कुछ दिनों बाद बाइक, ईएमआई, अब सब कुछ ईएमआई पे, एवरीथिंग, क्योंकि ईएमआई का कॉन्सेप्ट तो तब तक आ गया था और हर तरीके के डेबिट कार्ड वगैरह पे नहीं मिलते थे ईएमआई पे उस समय, लेकिन ईएमआई का कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट हो गया था बड़े आराम से। तो सारी चीजें चल रही थी। हाँ, ऑनलाइन मुझे याद है अच्छी तरीके से, ऑनलाइन परचेस उतना नहीं था, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, ये सारी चीजें नहीं थी, बट ऐसे आपको स्टोर्स पे मिल जाते थे ईएमआई पे। और क्रेडिट कार्ड तो दूसरे महीने ही बनवा लिया था, क्योंकि सारे दोस्त बनवा रहे थे, तो मैंने भी बनवा लिया था और सैलरी आ रही थी तो बन भी गया था। कुछ 60-70 हजार रुपए की लिमिट रही होगी शायद उस समय, बट उसी से ईएमआई और वो चलने लगी। फिर उसके बाद बाइक, उसकी भी ईएमआई, और फिर कुछ कुछ एक्सपेंसिव बढ़ते रहे। फिर घर पे एक बार कुछ जरूरत पड़ी कुछ पैसों की, तो उसके लिए एक पीएल लिया, तो वो 3 लोन, और ये करते करते फिर कुछ समय बाद फिर शादी हुई, फिर वो सारी चीजें, और सैलरी भी बढ़ती रही, इंक्रीज होती रही सैलरी।
मतलब ऐसे 30 हो गई, फिर 36 हो गई, आई रिमेम्बर दैट करेक्टली। फिर जगह मैंने जॉब स्विच की थी तो 53-54 हो गई थी। और आ गया था समय 2014 या 15, मेरी शादी 14 में हो गई थी। और फिर 2016 में मेरा फर्स्ट बेबी हो गया था। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। फिर हमने 17-18 में सोचा कि अब मेरी वाइफ भी अर्निंग थी तो उसकी भी सैलरी आ रही थी, तो पैसे आ रहे थे ठीक। हम मतलब हम दोनों मिला के करीब 1.25-2 लाख रुपए के आसपास सैलरी उस समय कमा रहे थे, तो ठीक था। लेकिन ईएमआईज बढ़ती जा रही थी, कर्जे बढ़ते जा रहे थे, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे बाद में, सोचा जाएगा। फिर फिर घर हमने प्लान किया, हमने घर लिया। कुछ पीएल कुछ चल रहे थे क्योंकि सेविंग हो नहीं रही थी। सेविंग के बारे में कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जिस हमारे घरों में या ज्यादातर इंडियन हाउसेस में सेविंग, इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, बहुत ज्यादा बातें नहीं होती। तो ये नॉर्मल सी बात थी कि ज्यादातर लोगों के पास उस तरीके की सेविंग या इन्वेस्टमेंट, या अगर लोग शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, शेयर से पैसे लगा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता था कि हाँ, शेयर में पैसे लगा रहे हैं, पैसा बढ़ाने के लिए सट्टा खेल रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा पैसे बन जाएंगे। तो ये एक मेंटालिटी। फिर घर भी ले लिया, आई थिंक कार भी उसी समय मैंने ले ली, 5-6 ईएमआईज। और फिर वाइफ ने जॉब भी तब तक छोड़ दी, क्योंकि बेबी के टेक केयर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे पेरेंट्स, मैं उतना फॉर्चुनेट नहीं हूँ कि मेरे साथ रहते हैं, वो होम सिटी में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने, अब हुआ ये कि मेरे एक दोस्त की, दिस इज जस्ट बिफोर कोविड टाइम, आई थिंक 18 और 17, और मैं भी 18, एक दोस्त की जॉब गई। और जब उसकी जॉब गई तो वो चला गया डिप्रेशन में। क्यों चला गया डिप्रेशन में? क्योंकि उसकी जॉब नहीं लग रही थी, फैमिली बैकग्राउंड भी एवरेज था, सेविंग नहीं थी, क्योंकि उसकी भी चीजें, कंडीशन तो हमारे जैसी ही थी, हम ही हमारे तरीके से ही। और उस समय बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं था कि कोई साइड इनकम स्टार्ट करते हैं। कोई बीच में मैंने 1-2 बार कुछ चीजें करने की कोशिश की थी, उसकी स्टोरी कभी बाद बताऊंगा, और उसमें भी कुछ पैसे डूबे ही थे। तो ये चीजें चलती रही। फिर आया ये सिनेरियो कि मेरा दोस्त लगभग डिप्रेशन में जाने वाला था। उस दिन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डे में नहीं, बट उस ड्यूरेशन में मुझे ये रियलाइज हुआ, यार ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, और जब ये किसी के साथ भी होगा तो प्रॉब्लम देगा, और जब प्रॉब्लम देगा तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कई सारे लोन्स, कई सारी ईएमआईज, अब मैनेज कैसे करना है, इस पे फोकस करते हैं, इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। जब उसकी जॉब गई और वो डिप्रेशन में गया, तो मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ईएमआई जा रही थी समय पे, सारी चीजें हो रही थी, बट मुझे लगा कि यार मैं सोच के डिप्रेशन में चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं जॉब ना चली जाए, कहीं पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं ऐसी कोई डिपेंडेंसी ना आ जाए, अचानक से अगर 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की भी जरूरत पड़ जाएगी तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, कुछ पैसे सेविंग की थी, कुछ ईएलएसएस के फंड वगैरह कंटिन्यूअस लेता रहा था, पीपीएफ में कुछ पैसे थे, कुछ एसआईपी भी 1-2 चल रही थी, बट वो नेग्लेजिबल ही थी। और कंडीशन ये थी कि हमारी जितनी सैलरी, लगभग उतना ही हर महीने का खर्चा, नेट टू नेट, किसी महीने 5,000 रुपये ऊपर जाता, किसी महीने 5,000 रुपये कम रहता। जिस दिन 5,000 रुपये कम रहता, उस महीने थोड़े और कपड़े आ जाते, थोड़ी और शॉपिंग हो जाती, बट नेट टू नेट चल रहा था। टर्निंग पॉइंट वहां से आया, वहां से समझ में आया कि नहीं, इसको मैनेज करना है, इसको सही करना है। फिर क्योंकि मैं एक तो फाइनेंस, मतलब सब्जेक्ट एज एन फाइनेंस के बैकग्राउंड से हूँ, तो फाइनेंस मुझे समझ में आती है, और मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट भी था कि हाँ, अच्छा, सेविंग करना, ये फंड बनाना, ये सब इंटरेस्ट था, बट कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट नहीं किया था।
Then I started reading about it. I started doing about it. I started searching about it, reading books, videos. तब तक YouTube वीडियोस वगैरह काफी चल रही थी. कंटेंट क्रिएशन तो नहीं चल रहा था, बट बाकी चीजें तो चल रही थी. फिर मैंने कुछ स्टेप्स लिए, जिसमें से पहला स्टेप लिया इमरजेंसी फंड बनाने का. 4-5 चीजें जो मैंने बेसिक करी, आपको विश्वास नहीं होगा, ये इमरजेंसी फंड बनाने में मुझे करीब 1.5 साल लगे. इमरजेंसी फंड बनाने में मुझे करीब 1.5 साल लगे. तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर आप पैसे नहीं बना पा रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, बट स्टेप उठाना इंपॉर्टेंट है, शुरू करना इंपॉर्टेंट है, चीजों को स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है. और जब ये इमरजेंसी फंड बनाने में मुझे 1.5 साल लगे, क्योंकि साथ में कुछ और भी चीजें करा था. तो पहली चीज इमरजेंसी फंड की, मेरी जो सैलरी है उसके हिसाब से कैलकुलेशन इमरजेंसी फंड नहीं, मेरे जो मिनिमम एक्सपेंसेस है जिसके बिना मुझे घर बेचना पड़ेगा या जिसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, उस एक्सपेंसेस का मल्टीप्लाइड बाय 6, उतना इमरजेंसी फंड मुझे बनाना है. और हर महीने, क्योंकि अभी तो नेक टू नेक चल रहा है ना, तो आप 2,000-4,000 रुपए से ज्यादा निकाल भी नहीं सकते. तो पहली चीज तो ये करी, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया. दूसरा, प्रोटेक्शन, सेफ्टी नेट. प्रोटेक्शन और सेफ्टी नेट में इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों. उस समय मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया, अपना भी और अपनी वाइफ का भी. पहले आई थिंक 25 लाख का लिया था, क्योंकि उससे ज्यादा पैसे ही नहीं हो रहे थे. फिर इंक्रीज किया, एक एडिशनल लिया सेम कंपनी का, और फिर ये टोटल हो गया 1.5 करोड़ का और 1 करोड़ का वाइफ का. तो इस तरीके से इंश्योरेंस लिया. और हेल्थ इंश्योरेंस लिया. हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मिलता था, बट अब तक चीज समझ में आ गई थी कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, केवल उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए. उसका आप यूज करो, अगर आप सिस्टम में हो, अगर आपके पास है हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट का, तो उसे यूज करना चाहिए. लेकिन केवल उसके भरोसे बैठना नहीं, उसके भरोसे नहीं बैठना है. तो हेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का कम से कम. तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया. और अगली चीज डिसाइड करी कि अब आज के दिन से कोई नया लोन नहीं लेना है. ना तो कोई चीज ईएमआई पे लेनी है, ना तो कोई चीज क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करनी है. कितनी भी मजबूरी आ जाएगी, अगर मान लो आपका गीजर खराब हो गया, आपके पास पैसे नहीं है, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पानी आपको गर्म करना है, सर्दियों में नहाना ही है. मैं रॉड लगाकर काम करूंगा, लेकिन नया लोन नहीं लूंगा. क्योंकि ये जब ट्रैप में आप फंसते हो ना, तो फंसते चले जाते हो. वो बहुत ही जबरदस्त ट्रैप होता है. तो नया लोन नहीं लेना है, नई ईएमआई नहीं स्टार्ट करनी है, नया क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस नहीं होने हैं. ये चीजें बिल्कुल डिसाइडेड हो गई दिमाग में कि ये तो करना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में. और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है. तो आई रिमेंबर दिस करेक्टली, फर्स्ट मंथ इनिशियली जब मैं इमरजेंसी फंड बना रहा था और ये चीज कर रहा था, सो आई स्टार्टेड विद 500 रुपीज SIP स्मॉल कैप में. और वहां से स्टार्ट किया. और इन सब चीजों के साथ, क्योंकि ये चीजें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये चीजें पहले नोट डाउन किया, बनाया, कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, कितने का टर्म इंश्योरेंस लेना है, कितने पैसे उसके लिए लगेंगे, इमरजेंसी फंड के लिए हर महीने 5-6 हजार रुपए निकालना है, तभी तो कुछ समय में आप कुछ फंड बना पाओगे. फिर थोड़ा सा इंक्रीज भी करना है. 50-30-20 रूल मैं बार बार अपने ज्यादातर वीडियोस में क्यों बोलता हूँ, 50-30-20 का रूल हर किसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसने मेरे लिए मैजिक वरदान जिसको बोलते हैं, रामबाण जिसको बोलते हैं, वैसा काम किया है. तो अपने एक्सपेंसेस को, अच्छा, एक्सपेंसेस ट्रैक करने की मेरी बहुत पुरानी आदत है. एक्सपेंसेस तो जब मैं पैसे जीरो बचते थे तभी भी ट्रैक करता था, और वो शुरू से आदत थी. तो एक्सेल शीट में मेरे पास पिछले 10 साल पहले के भी एक्सपेंसेस हैं, कि उस समय कितनी सैलरी आई, कहाँ कहाँ पर क्या क्या एक्सपेंसेस किए, तो वो बने हुए हैं. बट वो ऐसे बस नोट करने के लिए, क्योंकि वो आदत थी, घर पे देखा था कि एक्सपेंसेस करते हैं, नोट करते हैं वैसा. फिर उन एक्सपेंसेस को एनालाइज करना,
लास्ट 3 मंथ के एक्सपेंसेस को एनालाइज किया, फिर लास्ट 6 मंथ के एक्सपेंसेस को एनालाइज किया, वीकेंड्स पे बैठा, वीकडेज पे रात में बैठा, और एक्सपेंसेस जहां जहां से कट हो सकते थे, जहां जहां से भी कट हो सकते थे, मैंने इतना कैलकुलेट किया है। कुछ कुछ चीजों के लिए उस समय 10 रुपए लगते थे, कुछ कुछ अब महंगी हो गई वो चीजें, तो वो 10-10 रुपए भी कि दिन में 5-4 नहीं करके आपको 3 करोगे, 2 करोगे तो कुछ पैसे बचेंगे। ये यहां तक कैलकुलेशन करके पैसे बचाने और करने। अच्छा, जब आप शुरू करते हो ना तो आपको फिर आपके आइडियाज भी चलते हैं, फिर दिमाग भी चलता है, अच्छा यहाँ पर कट कर सकता था, यहाँ पर कट कर सकता था, यहाँ पर ये चीज कर सकता था, वो करा। और साथ में एक चीज मैंने उस समय से स्टार्ट करी, क्योंकि इसके पहले भी मैं 1-2 बार ही कुछ कुछ काम स्टार्ट कर चुका था और फेल हो चुका था कि कुछ साथ में काम करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए मैंने स्किल्स पे काम करा। 2 घंटे अपने आप को डेली देने ही देने हैं ताकि मेरी स्किल्स इंप्रूव हो, ताकि मैं कुछ बेटर सीख पाऊँ, ज्यादा अच्छा सीख पाऊँ। और स्टार्टिंग में मुझे साइड हैसल के लिए नहीं करना है, मुझे कोई स्टार्टअप नहीं करना है इस पर्पज से, इस माइंडसेट से नहीं, इस माइंडसेट से कि जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, जो मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, जहां से मुझे पैसे मिल रहे हैं, इसमें मेरी सैलरी कैसे बढ़ सकती है, इसमें मेरा इंक्रीमेंट कैसे हो सकता है, उस पर्पज से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल्स में इंप्रूवमेंट डेली 2 घंटा बिना नागा। मतलब दिन में जैसे खाना तो आप नहीं भूलते ना, खाना तो खाना ही होता है, सोना तो आप करते ही करते हैं, किसी दिन थोड़ा सा कम सोएंगे तो अगले दिन उसको दिन में निकाल लेंगे, उससे ज्यादा कर लेंगे, बट सोते हैं आप। उसी तरीके से बिल्कुल शिद्दत से 2 घंटे डेली जरूर देने हैं अपने स्किल इंप्रूवमेंट पे, सेल्स, नेगोशिएशन, जो भी चीज आपको लगता है कि सही बात है। उस टाइम पे मैंने ब्लॉकचेन के बारे में बहुत पढ़ा, ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स लेकर आया, जिस कंपनी में मैं उस समय जॉब करता था। मुझे टेक्नोलॉजी के बीच में बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि पाइथन, मर्न, मीन क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है। मतलब समझ में थी कि ये बैकएंड टेक्नोलॉजी है, ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, बट इन डेप्थ नहीं था। तो जब लगा कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ये मेरी कंसल्टिंग अप्रोच को थोड़ा सा बेटर करेगा, तो वो चीजें करनी शुरू करी। और साथ में 1-2 जगह से जॉब ऑफर लिया, फिर वहां पर सैलरी इंक्रीज करवाई, फिर स्विच किया, तो फिर सैलरी बढ़ाती रही, और वो अगले 2-3 सालों में बहुत मतलब बहुत रैपिड ग्रोथ हुई। तो ये चीज मानना पड़ेगा कि अगर आप स्किल्स पे काम करेंगे, ग्रोथ होगी, तभी आप इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीजें कर पाएंगे, उस ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे। ये सारी तो प्रिपरेशन है, और ये सारी प्रिपरेशन में मुझे लगे करीब करीब 1.5 साल। अभी तक मैं कोई नया लोन नहीं खत्म कर पाया था, न ही किसी तरीके से के ट्रैप से बाहर निकला था। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम या आप इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं ना, ये केवल पैसे का गेम नहीं है। जो बार बार लोग बोलते हैं, जब तक आप खुद करते नहीं हो आपको समझ में नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था। ये माइंडसेट का गेम है। जब आपका माइंडसेट चेंज होता है ना, तब आपको समझ में आता है कि ये माइंडसेट का गेम है, पैसे का गेम नहीं। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये पैसे का गेम नहीं है, ये गेम है माइंडसेट का। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जब मैंने ये सोचा कि नया लोन नहीं, तो नया लोन नहीं, उसके बाद किसी भी कंडीशन में आपको चलना पड़ेगा। और आप तो अच्छी खासी सैलरी भी उठा रहे हो ना, 1.5-2 लाख रुपए, क्यों क्यों लोन लेना। तो ये चीज हमें अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी कंडीशन, आपकी सैलरी अलग हो, बट नया लोन नहीं मतलब नया लोन नहीं। तो ये आपको सोचना है। सोशल प्रेशर की गाड़ी दिखाने के लिए अपग्रेड कर लिया, कोई भी चीज सोशल प्रेशर की वजह से खर्चे नहीं। मेरा मन है, मैं वो खर्चे कर सकता हूँ, यस, मेरे पास रुपए हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैंने सेव करा हुआ है, यस, व्हाई नॉट। जिंदगी को एंजॉय तो करना ही है ना, जिंदगी को बिल्कुल ऐसे दबा के तो नहीं रखेंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। फिर इससे क्या होता है कि अब ये चीजें मेरी सेटल हो गई, इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा नहीं हो पाई स्टार्टिंग में। अब आती है कहानी ये 2020 के आसपास की बात बता रहा हूँ। उसके बाद से 5 साल आप ले लो,
5 साल में केवल इन्हीं रूल की वजह से, केवल इन्हीं आदतों की वजह से, नो मोर लोन, नो ईएमआईज, नो एडिशनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ट्रैक, डेली देखना है, समझना है, गाड़ी अब दोबारा अपग्रेड नहीं करनी है, जो गाड़ी है वही चलती रहेगी, दो चेंज करा लिया, उसके शॉकर्स चेंज करा लिए, उसके एसी चेंज हो गए, कई सारी चीजें हो गई, बट अभी गाड़ी अपग्रेड नहीं करनी है। घर ले लिया था तो उसकी ईएमआई जा रही है, वही एक सिंगल ईएमआई आज के समय में है। बाकी पीएल्स खत्म किए, क्रेडिट कार्ड के लोन्स खत्म किए, क्योंकि अब उस एक बेनिफिट तो ये हुआ कि इस ड्यूरेशन में मेरी सैलरी बहुत बढ़ी, मेरी सैलरी इंक्रीज हुई, और उसका रीजन यही था, वही आदत, 2 घंटे डेली अपने आप को देना, 2 घंटे डेली अपने स्किल्स पे काम करना। अब वही 50-30-20 का रूल, कि मैं जो 30% वांट वाला सेक्शन था उसमें से मैं आधे पैसे ही वांट में खर्च करता था, और वांट भी क्या, वो बल्कि नीड का ही पार्ट हो जाती थी। बाकी आधे पैसे तो मैं कर्ज चुकाने में, ईएमआईज को पे करने में, और जो इन्वेस्टमेंट वाला फंड जितना आपका आ रहा है उसका भी 50% के आसपास कर्ज चुकाने, क्योंकि वो आपको वो आपको चूस रहा है, आपको लग रहा है कि 8% 10% का इंटरेस्ट आपको लग रहा है, ऐसे नहीं सोचना है। मान लो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 10% का रिटर्न देता कोई चीज, मिनिमम, इतने तो समझदार हैं हम कि 10% का रिटर्न तो निकाल लेते हैं, और आप अभी लोन की ईएमआई दे रहे हो तो 10% का उस पर इंटरेस्ट आपका लग रहा है, से फॉर एग्जाम्पल। अब ये 10% का लॉस नहीं है, आपको 20% का लॉस है, क्योंकि जितना आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो नेगेटिव में है, और जो आप रिटर्न कमाते हो पॉजिटिव में है, डिफरेंस 20% का है, अपॉर्चुनिटी लॉस आपके लिए 20% का है, इसलिए लोन्स को पहले खत्म करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज की सिचुएशन, नो ईएमआईज एक्सेप्ट हाउस लोन, और वो भी बहुत बहुत ही मिनिमल अमाउंट बचा हुआ है, क्योंकि मैंने डबल ईएमआईज स्टार्ट करी देनी, कोई और दूसरा लोन नहीं, नो क्रेडिट कार्ड, सैलरी, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, सेफ्टी नेट, इमरजेंसी फंड उसके बाद काफी इंक्रीज किया, काफी बढ़ाया, और मात्र 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस। तो अब लगता है ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी चीजें भी चल रही है, साइड में चीजें चल रही है, उसमें लगे हुए हैं, तो सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब ठीक ठीक नहीं चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो अब मजा आ रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपको, जब आप इसको ध्यान से समझेंगे ना, आपको लगेगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे आप हैं। मतलब हो सकता है कि 10% लोगों को ना लगे, 20% लोगों को ना लगे, लेकिन 80% जो सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं, सिमिलर कहानियां सबकी हुई होती है। मेरे भी तो वही दोस्त हैं, वही लोग हैं, उनसे जब मैं बातें करता हूँ तो कहानी, अब कई सारे लोग उससे इंस्पायर होकर चीजें प्लान कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, दैट्स ओके, यही तो चाहिए। आपको इस ट्रैप से निकलना है, आपको उस ट्रैप में नहीं जाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए जरूरी नहीं है कि मैं रिटायर में हो जाऊंगा या मैं फ्री हो जाऊंगा और बहुत मजे करूंगा। इसलिए जरूरी है कि जब आपका मन करे कि अब मुझे 1 हफ्ते अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, कहीं घूमने जाना है, बिना किसी डर के आप जा सको। समय बेच के उसके बदले जितने पैसे मिलते हैं उससे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आप वेल्थ क्रिएट करते हो जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। जब तक आप पैसे के लिए काम करते हो आप उस ट्रैक में फंसे रहोगे। जब आपने पैसे को मैनेज करा, जब वो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, तब आपके लिए असली जीत होगी और आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे चलने में आपको समझ में लगेगा कि हाँ मैं अब इस रास्ते पर जा रहा हूं, और आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ अब ये सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अब ठीक ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों इन सब करने के चक्कर में जब आप अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे, एक्सपेंसेस कर रहे होंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में, पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपने लोगों के साथ थोड़ा सा समय बिताइए,
थोड़ा उनका ध्यान दीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और कमेंट करिए, इससे रीच बढ़ेगी, ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी। हाँ, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।